जय हिंद दोस्तों, ज्योतिर्मय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हरिमोहन कौशिक आज आपके साथ आपके आपके लिए डिस्कशन के लिए लेकर आया हूं डॉक्टर कर्नल RSN सिंह सर को, जिनकी एक्सपर्टीज इंटरनल सिक्योरिटी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इतनी ज़बरदस्त है कि सीरीज ऑफ बुक्स सर की इस टाइम पब्लिश हो चुकी हैं। और क्योंकि इनका आर्मी और बहुत सारी एजेंसीज से एक लिंक है, तो इंटरनल और सभी तरीके की सिक्योरिटी से रिलेटेड सर एक अलग ही लेवल का एक्सपर्टीज रखते हैं। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मालदीव्स। मालदीव्स एक भारत के लिए एक ऐसा चैलेंज बन चुका है, और खासकर एक ऐसे टाइम में चैलेंज बन चुका है जिस टाइम पर हमारा पड़ोस जल रहा है। पॉसिबली हमारी जो सरकार है, एक बार उसके माथे पर भी थोड़ी सी चिंता की एक लकीर दिखाई दे गई है कि भाई मेरा पड़ोस जल रहा है। जिस तरीके से रेड सी के अंदर कलेश हो रखा है, और कल यमन के ऊपर भी अटैक होना शुरू हो गया। यहां मेरा फोकस, और सर ने जैसे आदेश दिया, सर का फोकस मालदीव्स इसलिए है क्योंकि ये इतना करीब है कि हिंदुस्तान और वहां बैठा हुआ चाइना भारत को घेर कर खड़ा हुआ है, या यूं कहें एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है। इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सर बताएंगे वो कितना ज्यादा खतरनाक है। भले ही हमने उसे बायकॉट करके और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां वो रच दी है, लेकिन बहुत सारे पर्सपेक्टिव ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया ना ही यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आज सर उन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले तो चरण स्पर्श मेरी तरफ से, मैं आपका शिष्य ये चीज डिस्कस करना चाहते हैं कि मालदीव्स में असलियत में है क्या मामला, और किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए थ्रेट है। सर आपके छात्रों और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे मालूम है कि आपके इस फोरम पर ये पहले भी मालदीव और लक्षद्वीप पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज जो मैं आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, या जो मैं व्हाट इज ऑन ऑफर फ्रॉम मी टुडे, मैं आपको लार्जर मैरीटाइम कॉन्सेप्ट्स, अपने जो हमारे मैरीटाइम इम्पेरेटिव्स हैं और जो हमारे जो लार्जर स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं, उसको मैं इवेंट से ज्यादा मैं कंसेप्चुअल लेवल पे आपसे डिस्कस करूंगा। इवेंट्स तो डिस्कस होगा ही, लेकिन मैं शुरुआत करने से पहले ये बता दूं आपको कि अपने सरकारी मेरी जिम्मेदारियां थी, तो मैं मालदीव्स के साथ मालदीव के साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो हम कोई वहां पे पोस्टिंग जा रहा था, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियों में से एक था उनको ब्रीफिंग करना। तो जब मैंने उनको ब्रीफिंग करने से पहले पूछा कि आपका क्या ज्ञान है मालदीव के बारे में, तो वो 0/0 था। और क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजिक सोच थी, वो मैं क्या कहूँ, बहुत सालों तक हम केवल खैबर की, मतलब वी वर खैबर ऑब्सेस्ड नेशन, ठीक है ना। अ, हमारे जितने ऑपरेशंस डायरेक्टरेट वगैरह थे, वहां भी लोग बस वही पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लार्जर इश्यूज को वो कभी देख नहीं पाते थे। शायद वो एक पड़ाव था हमारे स्ट्रैटेजिक इवोल्यूशन पर। लेकिन आज देखिए हम किस तरीके से आज मालदीव पर चर्चा हो रही है, लक्षद्वीप पे चर्चा हो रही है। एक क्राइसिस हुआ और उसके वजह से और चर्चा हो रही है। मैं किसी को इसके लिए दोष नहीं देता। मैंने भी ये किताब लिखी थी, मुझे याद है, समटाइम इन 2005, ये एशियन स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव अंडर द एजिस ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो मैंने इसमें कोई 32 एशियन कंट्रीज कवर किए थे, और मालदीव्स नहीं कवर किया था। तो आप मुझे भी, मैं इसका आप दोषी ठहरा सकते हैं। और मेरे बुक रिलीज में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह ने इस बुक को रिलीज किया था, लेकिन उस विमोचन समारोह में एक में जनरल अशोक मेहता थे, उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया था कि आखिर मैंने मालदीव्स क्यों नहीं कवर किया था। एक तो ये किताब बहुत मोटी हो चुकी थी, लेकिन खैर वो बहाना वो गलत होगा, क्योंकि
अगर मैंने बाकी देश कवर किए तो वो भी करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन हम सब जिंदगी में सीखते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो आज मैं इस पड़ाव पर हूं कि आपके साथ में मालदीव से डिस्कस करूं। मैं उस देश का मैं दौरा कर चुका हूं। तो आप सबको मालूम है कि ये 1192 देशों का ये एक द्वीपों का समूह है, यह देश, जिसमें कि कोई 200 जो द्वीप है, आइलैंड्स है, वो इनहैबिटेड है। और ये हमारे मिनिको आइलैंड से केवल 10 नॉटिकल माइल्स दूर है। और अगर आप हमारे सदर्न कोस्ट से देखें, हमारे दक्षिणी तट से, भारत के मेन लैंड से, तो ये 300 माइल दूर, और श्रीलंका से तकरीबन 450 माइल दूर है। 5 लाख की आबादी है। और इस 5 लाख की आबादी में जो कभी ये देश हिंदू और बौद्ध ये देश हुआ करता था, आज इस यहाँ पर एक अजीब सा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का यहाँ पर फितुर है। कोई 30 साल तक यहाँ पर 1978 से गयूम का शासन हुआ। गयूम से मैं मिल चुका हूँ यहीं पे जब वो भारत आए थे। और ये केवल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की ही का ही मसला यहाँ पे नहीं है। इस देश पे चीन और पाकिस्तान की काली साया है। और आपके छात्रों को मैं ये बता दूं कि जहां भी चाइनीज इन रोड्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे पाकिस्तान फैक्टर भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये अगर आप देखें तो ये लंबाई चौड़ाई के संदर्भ में ये 820 किलोमीटर लंबा देश है। और 820 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा। और देखिए, एक बहुत छोटा देश है जिसको आप अगर दुनिया को, अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम को अगर आप टाइप्स ऑफ कंट्रीज में बांटे, स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिकली, तो हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में एक सुपर पावर्स हैं, कुछ कुछ ग्रेट पावर्स हैं, कुछ रीजनल पावर्स हैं, और कुछ स्मॉल पावर्स हैं, और आखिरी में कुछ माइक्रो माइक्रो स्टेट्स हैं। तो मालदीव जो है ये माइक्रो स्टेट की कैटेगरी में ये आता है। और ये आप मालूम होना चाहिए कि दुनिया में तकरीबन 38 माइक्रो स्टेट्स हैं। और ये जितने माइक्रो स्टेट्स दुनिया भर में है, कैरेबियन में है, अफ्रीका में है, कुछ पर्शियन गल्फ में है, पैसिफिक में है, इन सब का जो रिसोर्स बेस होता है वो बहुत नैरो होता है। और इन माइक्रो स्टेट्स को अगर आप 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएं एक माइक्रो स्टेट्स के चारों तरफ, तो ये इनको 3 लेवल पर इंटरनेशनल सिस्टम में या जियोपॉलिटिकली इनका इंटरफेस होता है या इनको इंटरैक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले इमीडिएट नेबर्स, उसके बाद अब इमीडिएट नेबर्स में मालदीव्स के संदर्भ में आप कहें, इमीडिएट नेबर तो हम ही है, भारत है। और उसके बाद बिग पावर्स, और उसके बाद सुपर पावर्स। तो ये 3 अगर आप एक माइक्रो स्टेट को लेके अगर उसका एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, तो फिर से मैं दोहराता हूं कि उनको 3 लेवल पर इंटरैक्ट करता है। इमीडिएट नेबर्स, उसके बाद रीजनल पावर्स या बिग पावर्स या और सुपर पावर्स। तो ये जो माइक्रो स्टेट्स होते हैं हरिमोहन जी, ये बाहर से और भीतर से ये बहुत वल्नरेबल होते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि एक तो माइक्रो स्टेट है, दूसरा है कि इनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि अपनी अपनी सुरक्षा ये कर सके। तो इनको किसी न किसी रीजनल पावर को इनकी सुरक्षा का बेड़ा उठाना पड़ता है, उसकी मतलब जिम्मेदारी लेनी होती है। और
मैं रीजनल पावर की बात कर रहा हूं। तो मालदीव्स के संदर्भ में रीजनल पावर कौन सा है? भारत है। यहां चाइना क्या कर रहा है? ये चाइना है रीजनल पावर और एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर। तो पूरा खेल मालदीव्स को लेके यहीं से शुरू होता है। अब अगर मालदीव्स के संदर्भ में बात करें तो एक माइक्रो स्टेट में जो तमाम खामियां होती है, वल्नरेबिलिटीज होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लेके, इसके अलावा अगर मालदीव्स में देखें तो एक और बड़ी फिनोमिनन है जो कि ये पिछले कुछ दशकों में जो कि उभर के आई है, एंड दैट इज इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। और ये 2012 की बात है कि वहाँ के जो म्यूजियम है माले की, वहाँ पे बहुत सारे एग्जिबिट्स थे हिंदू पास्ट के और बुद्धिस्ट पास्ट के। उस पर हमला किया है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने, और सारी मूर्तियों को उन्होंने अपनी जो धरोहर थी, प्री इस्लामिक धरोहर, उसको तोड़ फोड़ दिया। अब पता नहीं हमारे यहाँ लोग बामिया बुद्धा की तो बात करते हैं, लेकिन कभी इसकी इसकी चर्चा नहीं हुई जो माले में हुआ। और ये भी मालूम हो कि 4th सेंचुरी तक यहाँ पर तो ये एक बौद्ध देश था। यहाँ पे थर्वडा बुद्धिज्म का बोलबाला था, और इस्लाम यहाँ पर एक तरह से 1100, देखिए तो 1153 में आया। और जबकि एक वहां का राजा बामन दीता जो है, ही कन्वर्टेड टू इस्लाम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब ट्रेडर्स। तो उसके बाद ये जब इस्लाम में कन्वर्ट किया तो ये एक सल्तनत बन गया। अब दुनिया का ये सबसे लंबा सल्तनत था, फ्रॉम 1153 एडी टू 1968। मालदीव से एक सल्तनत था। लेकिन लेकिन आपको बता दूं कि इस्लाम मजहब अपनाने के बावजूद ये देश का जो इस देश में जो इस्लाम था, उसका चरित्र बहुत अलग था। ऐसा लगता था कि जैसे बौद्ध जो इनका जो बुद्धिस्ट पास्ट है, जो उनकी बुद्धिस्ट संस्कृति है, उसके ऊपर में इस्लाम को एक तरह से सुपर इम्पोज, इस्लामिक टेनेट्स को सुपर इम्पोज किया गया है। तो इनकी पद्धति भी बहुत अलग थी। किसी जमाने में ये मक्का की तरफ वो करके नहीं इबादत करते थे, वो ईस्ट की तरफ, सूरज की तरफ, क्योंकि वो रेडिन्स थे पहले जो यहाँ पे मालदीव्स में आए थे। तो उनके ट्रेडिशन के मुताबिक ये ईस्ट फेस कर, जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, नमाज पढ़ते थे। और और ये भी बताते हैं कि ये इनकी नजदीकियां नहीं थी अरब कंट्रीज के साथ। मालदीव्स वाज वन कंट्री विच हैड रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। और लोग नाशिद को, प्रेसिडेंट नाशिद जो इसके पहले थे कुछ सालों पहले, उनको लोग यही कहते थे कि ये अन इस्लामिक है क्योंकि ये इजराइल से बहुत क्लोज है ये। लेकिन अब जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड है। हाँ, अब तो हालात ये है कि जो अगर पूरी दुनिया पर आप नजर डालें तो हाईएस्ट पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है टू इस्लामिक स्टेट, वो है मालदीव से। कोई अभी तक 423 Maldivians have tried to join the Islamic State, both in Syria and in Afghanistan, जिसमें 171 सक्सेसफुल हुए। अब
मैंने कहा कि एक वो इस्लाम था जो लगता था कि उनके बुद्धिस्ट पास्ट, उनके बुद्धिस्ट संस्कृति पर सुपर इम्पोज किया गया है, लेकिन ये अब जो सूरत है इस्लाम की वो बदल चुकी है। वहाबिज्म वहां पे इनरोड्स बना चुका है। उनकी संस्कृति का अरबाइजेशन शुरू हो गया। अ, ये कंट्री एक सुन्नी सुन्नी के अलावा ये किसी को मतलब कोई और सेक्ट को ये लेजिटिमेट नहीं मानते हैं। और 30% पॉपुलेशन, आपको बताया 5 लाख की 30% करीब माले में है, और वहां पे अल्कोहल बैन है। अब ये इस्लामाइजेशन के लिए कौन जिम्मेदार है हरिमोहन साहब? मैं मिला हूं गयूम से, ये कोई और नहीं, ये गयूम था जिसने 30 साल ही रोड लाइक अ कोलॉसस ओवर मालदीव्स। इस आदमी को हमने कू से बचाया था 1988 में, ये सबको तो याद ही होगा। ये शख्स जो है ये इजिप्ट के अल अजहर इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ये प्रोडक्ट है, और यही वो वहीं पर जाके ये रेडिकलाइज हुआ था। जो इस्लामिक ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का सैयद कुतुब जो था, उससे ये व्यक्ति बहुत प्रभावित था, और इसने कई साल, कुछ साल नाइजीरिया में भी इसने इस्लामिक स्टडीज पढ़ाया है। नाइजीरिया विच इज इन फेमस फॉर बोको हराम। और 1971 में ये प्रेसिडेंट नासिर का ये सेक्रेटरी होता था, बाद में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना। फिर इसने अपने आप को गार्जियन ऑफ इस्लाम डिक्लेयर किया, गार्जियन ऑफ इस्लाम या सुप्रीम प्रोपगेटर ऑफ इस्लाम। और 1997 में इसने इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित किया। बात यहीं तक नहीं थमी। वहां के छात्रों को, मालदीवियन छात्रों को, ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जाने के लिए इसने प्रोत्साहित किया। और धीरे धीरे इसके नीचे जो वास्तविक, जो ओरिजिनल मालदीवियन संस्कृति थी वो सिकुड़ती चली गई। हालात यहां तक आ पहुंचे कि 2006 में एक हिमांडू द्वीप है मालदीव्स में, वहां पर ये एक सलाफी मॉस्क बना, और कब्जा हो गया ये वहां पे जिहादियों का, और उन्होंने वहां पर वो शरिया लागू कर दिया। जो लोकल स्कूल्स थे जो उसके पहले चल रहे थे उनको बंद कर दिया। थैंकफुली जो वहां की जो अथॉरिटीज थी, सेंट्रल अथॉरिटीज, उन्होंने इंटरवीन किया। और लेकिन वास्तविकता तो है कि उसको मतलब वो कब्जा हो गया था। ये 2006 की बात मैं कर रहा हूं। 2007 में कोई 12 टूरिस्ट, जिसमें 8 चाइनीज, 2 जापानीज, 2 ब्रिटिश, वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हुए, और जितने परपेट्रेटर्स थे वो मालदीवियंस थे, वो पाकिस्तान भाग गए। और अगर आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स, जो कि जिसके बारे में मैंने शुरुआत में चर्चा की है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर एक मराओ द्वीप है, मराओ आइलैंड, MARAO आइलैंड। बड़ी चर्चा थी उसमें कि वहां पे चाइना एक सबमरीन बेस, न्यूक्लियर सबमरीन बेस इक्विप्ड विद मिसाइल्स, उसको लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? और इस एफर्ट में या इस गतिविधि में उनको पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट मिल रहा था, बिकॉज पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू प्ले द इस्लामिक कार्ड इन फेवर ऑफ चाइना फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस सबमरीन। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए कैसे इन टैंडम वर्क करते हैं चाइना और पाकिस्तान, कि जहां भी चाइना जाता है तो वहां पाकिस्तान जाकर अपना इस्लामिक कार्ड चाइना के फेवर में वो प्ले करना शुरू कर
देता है। और कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आए कि लश्कर ए तोयबा जो है वो कुछ अपने बेसेस अनइनहेबिटेड आइलैंड्स में कुछ बेसेस बना रही है, कुछ स्टोरेज फैसिलिटी बना रही है। और जहां तक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का सवाल है, तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि आपको मालूम होगा कि अ, इस एक ये ऐसे द्वीपों का समूह है या ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मालदीव्स का, कि यहाँ पर तो ब्रिटेन तो था ही। वहां पर उन्होंने गैन आइलैंड पर बेस बना रखा था, जो कि यूरोप से, अगर यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक बहुत ही मतलब एक बहुत उम्दा स्टेजिंग फैसिलिटी था। और यहाँ पर यूएसए भी फुटहोल्ड गेन कर, लेकिन यूएसए को जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाद में उन्होंने उनको डाइगो गार्शिया मिल गया था यूएस को। लेकिन यूएसएसआर ने काफी, यूएसएसआर वाज रेडी टू स्पेंड several million dollars. They wanted to to set up a base in Maldives during the Cold War. लेकिन वो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन ये 1976 की बात है। नो, 1974 1972 की बात है। फिर 1976 में गान आइलैंड को हैंड ओवर कर दिया गया था बाय ब्रिटिश टू द मालदीवियन अथॉरिटीज। सॉरी, 77 में द यूएसएसआर ऑफर्ड $1 million टू सेट अप अ बेस। और मैंने कहा उस समय, क्योंकि ये डेवलप हो चुका था, और यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, ईस्ट ऑफ स्वेज, ये जितने उनके अपने एसेट्स थे वो सब विड्रॉ कर लिए थे, वो अमेरिकन को हैंड ओवर कर दिए थे। तो अमेरिका ने तब तक यहाँ पे डाइगो गार्शिया में अपना बेस बना रखा था। और डाइगो गार्शिया जो है वो केवल 600 माइल्स है ये साउथ ऑफ मालदीव्स। और ये सब एक ही ओशनिक रिज का हिस्सा है। मालदीव, डाइगो गार्शिया, ये सब एक ही ओशनिक हिस्स का रिज है। तो अगर आप थ्रेट परसेप्शन देखें मालदीव्स का, क्या किससे ये खतरा महसूस करते हैं, तो ये जितने छोटे देश होते हैं, जैसे माइक्रो स्टेट्स की मैंने बात की, तो एक्स्ट्रा रीजनल पावर और एक्स्ट्रा रीजनल पावर के मैकेनिशंस के लिए वल्नरेबल है। और जैसा मैंने पहले कहा कि मॉडेस्ट, एक बड़ा मॉडेस्ट सिक्योरिटी इनका, जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा तो ये सिक्योरिटी apparatus मेंटेन नहीं कर सकते। पॉपुलेशन बेस, रिसोर्स बेस, सब कुछ लो है इस कारण में। और लेकिन वो आखिर इस इतने बड़े ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सिक्योरिटी को कैसे आखिर देखभाल करेंगे, वो कैसे सुरक्षा करेंगे? तो उन्हें किसी 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 ना किसी तो बड़े पावर का मदद लेना पड़ेगा। और क्योंकि ये माइक्रो स्टेट्स जो है, ये अ, इतने वल्नरेबल है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो यहां पर कू की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और मालदीव्स इज नो एक्सेप्शन। 80 में हुआ, 83 में हुआ, 88 में एक बार हुआ, जो कि हमने बचा लिया था इनको। और यहां तक हुआ कि सेसेशनिस्ट एलिमेंट्स भी हैं। 1959 में कुछ सदर्न एटॉल्स जो है, कोई 26 एटॉल्स हैं यहाँ पे अंडमान में, जिसमें कि 3 जो सदर्न वाले थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, और उसको यूनाइटेड सुवाडियन रिपब्लिक का नाम दिया था। कहते हैं कि ब्रिटिश ने ये करवाया था क्योंकि वो गैन बेस को रिटेन करना चाहते थे, और वहां के जो अथॉरिटीज जो थे वो ब्रिटिश को जाने के लिए, वहां से निकलने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। अब मालदीव्स का देखिए क्या है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी देखिए आप। 33% जीडीपी इनका टूरिज्म से आता है, और कोई 10 से 15 लाख टूरिस्ट हर साल वहां पर आते हैं। लेकिन अगर हमारे हमारे से भारत के साथ इंटरफेस की बात करें, तो हमारा मालदीव्स के साथ कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। अ, कोई कॉमन एथेनिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है।
Mrs. Gandhi, after the Queen of Britain, was the second head of state to visit Maldives in 1975. ठीक है ना? 77 में इंडिया ने उनको एक एयरलाइन सेटअप करने में मदद की थी। 1986 में राजीव गांधी के समय में 200 बेड का इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया। और 2004 में जब सुनामी आया तो इंडिया वाज द क्विकेस्ट टू रिस्पॉन्ड। नाउ दिस इज व्हाट दिस फेलो मोइजुई शुड रियलाइज। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप अपने ज्योग्राफी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जब ये 2004 में सुनामी आया तो मेरे ख्याल से 9 आइलैंड को छोड़ के सारे आइलैंड फ्लड हो चुके थे। इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो है नहीं, तो 14-14 मीटर हाइट के इनके वो वेव्स थे और इंडिया इंडिया रिस्पॉन्डेड। तो लेकिन इस चीज को ये लोग भूल जाते हैं। 1988 की मैंने बात की आपको। अ, ये जो अभी जिस पार्टी का ये मोहम्मद मुइजू है, प्रोग्रेसिव पीपल पार्टी ऑफ मालदीव, मुझे इसको कहने में कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी एक चाइना का वेक्टर है। इसने पूरी इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट का स्लोगन लगाया। और मतलब वही कैंपेन का मेन थीम था। इंडिया आउट मतलब चाइना इन, ठीक है। लेकिन हम क्या कहें, हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि अ, इसी इसी लाइन पे काम कर रही हैं। इंडिया आउट एंड चाइना इन, ठीक है ना। तभी आप जाके एमओयू साइन करते हैं, है ना। तो हम भी उसी से ग्रसित है। तो अब मैं थोड़ा सा मैं लक्षद्वीप की तरफ आता हूँ। आप आपने कवर किया है इसको, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो शायद अनकवर्ड रह गई होंगी, वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। सबको मालूम है कि ये मेनलैंड से 300 किलोमीटर द्वीप, कोई 36 द्वीपों का समूह है। 32 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 64,000। तो वोट बैंक के ख्याल से कोई बहुत अहमियत नहीं रखता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसका कारण 97% जो पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है वहां, यहाँ पे। और जिस तरह से मालदीव्स का के ऊपर में अरब का इसका प्रभाव हुआ है, उसी तरीके से मालदीव्स में भी इसका प्रभाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी अजीब बात है हरिमोहन साहब, कि अगर आप जो आपने नक्शा लगाया हुआ है मेरे सामने, आप देखिए इंडिया, या सॉरी भारत किस तरीके से हिंद महासागर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक वेस्टर्न इंडियन ओशन और एक इंडियन ईस्टर्न ओशन में। और ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में अरेबियन सी है। और लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, हिंद महासागर। अरेबियन सी को क्या कहते हैं, अरेबियन सागर। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से अरेबियन सागर या एक सागर महासागर पर किस तरीके से खतरे का एक कारण बन गया है। तो ये हम इस बात को एहसास करें कि ये हम, वी आर ए मैरीटाइम पावर। ये महासागर, ये, ये महासागर पर हमारा प्रभाव होना चाहिए। और हम किसी सागर को, हम किस तरह से किसी महासागर पर इस तरीके से हावी होने
का हम उस अनुमति दे सकते हैं। तो अ, अभी आपके छात्र और जो बाकी सुनने वाले हैं वो अ, उनका ध्यान ज्यादा, मतलब मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मोदी साहब के लक्षद्वीप यात्रा के बाद लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि ये 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 अचानक नहीं हुआ है। भारत सरकार इस मालदीव्स और ये पूरे इकोसिस्टम को लेके, यानी कि इस इकोसिस्टम में इंडियन ओशन इकोसिस्टम में मालदीव्स भी है, श्रीलंका भी है, मॉरिशस भी है, लक्षद्वीप भी है, उसके बारे में काफी सजग थी। और जो तमाम गतिविधियां हैं चीन की, वो अखबारों में भी आती हैं। आप सबको मालूम है किस तरह से चाइनीज अपना स्पाई वेसल्स यहाँ पर यहाँ यहाँ पर डॉक करना चाहते थे, श्रीलंका में और फिर अभी मालदीव्स में। तो वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस संजीदगी को देखते हुए वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे प्रफुल्ल के पटेल जो है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा मालदीव्स में। और उनका प्रस्ताव था कि उन्होंने गाय के मांस के सेवन पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। और उन्होंने अल्कोहल की अनुमति देने की उन्होंने प्रस्ताव रखा। और अभी केवल बंगाराम अटॉल जो है वहां पे, केवल वहां पे अल्कोहल परमिटेड है। और अल जजीरा चैनल इसको मुस्लिम विरोधी बताया। और जो ये एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल साहब ने किया, ये भारत के सामरिक हित में इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। और जैसा कि मैंने कहा कि लक्षद्वीप, मालदीव्स, चागोस, ये सब एक ही ओशनिक रीच का हिस्सा है। लेकिन मालदीव्स में 15 लाख टूरिस्ट आते हैं और हमारे यहाँ उसके कंपैरिजन में बहुत, मतलब न्यूनतम। अ, इसका कारण जानते हैं? मुझे लोग अन्यथा ना लें, इसका कारण ये है कि मालदीव्स में के द्वीपों पे अल्कोहल अलाउड है और भारत में नहीं था। तो ये जान लीजिए, ये हमको एहसास होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है, अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो वो रोमांच और विश्राम के लिए आता है, वो अध्यात्म के लिए नहीं आता है। कहीं भी, मतलब दुनिया में कोई भी जो पर्यटन ये है, अध्यात्म के लिए तो हमारे यहाँ बहुत बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अध्यात्म की टूरिज्म होती है। तो ये बात थोड़ा सा हमें इस पर गौर करना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। और इस बात को सऊदी अरेबिया ने तो एहसास कर लिया है। आज सऊदी अरेबिया ने उसने घोषणा की है कि वो $30 बिलियन वो टूरिज्म और इंटरटेनमेंट पर वो खर्च करेगा आने वाले सालों में। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये जितने हमारे टूरिस्ट सेंटर होंगे, उस पे मदिरा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो अगर मालदीव्स का आप ले लें, अगर उदाहरण, तो देखिए, आप कहने को तो एक इस्लामिक कंट्री है, और लेकिन देखिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई है। पर्यटन से उनका देश का पेट भर रहा है। पर्यटन से उनके देश का पेट भर रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक फोर्सेस तैयार हैं कि किस तरह से हम इस पर्यटन का गला ही घोट दें। तो ये गलती हमको इस तरह का डिस्कोर्स हमें भारत में नहीं चलाना चाहिए। अ, आखिर हरिमोहन जी ये बताइए कि रेगिस्तान में पैदा पैदा इस्लाम वो आखिर द्वीप की इस्लाम के साथ कहां रिकंसाइल कर सकता है? यस सर। और प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से 2020 में उन्होंने पहले भी चर्चा की थी कि हम 1800 द्वीप जो है भारत के, उनको हम विकसित करने की योजना बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेंगे। और देखिए लक्षद्वीप हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन ये 32 स्क्वायर किलोमीटर आपको 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इकोनॉमिक प्रदान जोन देता करता है। है, देता है, ठीक है ना। और जैसे कि अंडमान मान लीजिए अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अ, भारत हिंद महासागर को दो हिस्सों में बांटता है, तो जिस तरीके ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ईस्टर्न ईस्टर्न इंडियन ओशन के लिए महत्वपूर्ण है, या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से लक्षद्वीप जो है आपके लिए एक वेस्टर्न इंडियन ओशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और लक्षद्वीप को आप कृपया आइसोलेशन में ना देखें। ये इसको आप एक जो जो हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, दुक्म इज एन एंट्री टू द रेड सी। और जो हमारा जो कारवार बेस है, ये पूरा इसको एक इकोसिस्टम में आप लेके चलें। सो दैट इज वेर योर रेड सी कम्स इन। दैट इज वेर योर रेड सी कम्स इन। और ये जो इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम की, ये महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम चाइनीज प्रेजेंस को हम फैक्टर करते हैं। और अगर आपको टूरिज्म बढ़ाना है, ऑलरेडी ये तो प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि वहां पर जो एयरफील्ड है उसका एक्सपेंशन होगा। अभी वहां पर केवल मीडियम टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट जा सकते हैं। और जहां तक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का सवाल है लक्षद्वीप का, तो देखिए ये एक 9 डिग्री चैनल जाती है उसके उसके बिल्कुल सामने से। ये 200 किलोमीटर चौड़ा चैनल है, ठीक है, जो कि पर्शियन गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है। तो इसलिए अब लक्षद्वीप के का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को अब टाला नहीं जा सकता है इसको। और एक डिफेंस का एक और पहलू है कि भाई आप जब टूरिज्म डेवलप करें, तो वो भी एक डिफेंस का एक तरतीब है, एक तरीका है। जब आप वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी, टूरिस्ट आएंगे, तो वो भी एक तरह का आपका मतलब एक स्ट्रैटेजिक आपका क्या प्रेजेंस को और व्यापक और गहरा कर देता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि चेन्नई से हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक हम लगाएंगे, और फिर इसको जापान और लक्षद्वीप से जोड़कर इस करने की बात हुई थी। आपसे मेरी एक बार चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा था कि देखिए लक्षद्वीप एक क्या मैं कहूँ, केंद्र नहीं कहूँ, लेकिन एक वाज गेटिंग नोटोरियस फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग।
अब देखिए 18 मार्च 2021 कोस्ट गार्ड ने 3 वेसल्स को रोका लक्षद्वीप के पास। 3,000 करोड़ का वहां वो ड्रग्स बरामद हुआ। उसके पहले 2 हफ्ते पहले एक और श्रीलंकन वेसल था, अ, आकर्ष दुआ मिनिकॉय, जिसमें से 2,000 किलो हीरोइन बरामद हुआ। नवंबर 2000 में 1,000 किलो ड्रग इंटरसेप्ट किया गया। तो अगर आप देखें कि नवंबर 2000 से लेकर मार्च 2001 तक, जिसके फिगर्स मेरे पास है, 5 महीने के दौरान 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ, सीजर हुआ बाय कोस्ट गार्ड इन द विसिनिटी ऑफ लक्षद्वीप। अब ये 5,000 करोड़ रुपया है, ये 3 साल का एनुअल बजट है लक्षद्वीप का। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये जो सीजर्स हुए और ये इतना पैसा आता है, ये जो हीरोइन का किसके पास जाता है? क्या ये क्या ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, पीएफआई के पास? क्या ये एलईटी के पास जाता है? क्या ये शाहीन बाग जैसे मूवमेंट्स को फंड करता है? क्या ये वेस्ट बंगाल को जाता है या क्या पाकिस्तान मिलिट्री को जाता है? मैंने तो केवल ड्रग्स का बात किया, वेपन सीजर्स भी हुए। AK-47, 1,000 राउंड एम्यूनिशन। तो ये पूरे श्रीलंका, मालदीव्स और लक्षद्वीप का जो इकोसिस्टम है, इसमें ड्रग स्मगलिंग और गन रनिंग, ये इसका हिस्सा बनता जा रहा है। अ, जो मैंने चाइना इंडिया आउट और का मैंने बताया कैंपेनिंग, और उससे इम्प्लाइड है कि चाइना इन। तो अगर हरिमोहन साहब, अगर चाइना इन एजेंडा नहीं होता, या उससे फिर आप अगर थोड़ा उसको स्ट्रेच कर दे तो प्रो पाक एजेंडा नहीं होता, तो मुइजी जो है पहले टर्की क्यों गया, उसके बाद चाइना क्यों गया? ये अभी चाइना में था ना। तो उससे तो बहुत क्लियर है। और एक जो चाइनीज स्पाई शिप है, जियांग यांग होंग, अ, ये ये स्पाई शिप श्रीलंका पहुंची जनवरी के आसपास में, अभी अभी फिलहाल। अ, भारत के सेंसिटिविटीज के कारण उन्होंने मना कर दिया श्रीलंकन अथॉरिटीज ने, और उन्होंने कहा है कि हम 1 साल तक कोई ऐसा हम स्पाई शिप नहीं आने देंगे। ये स्पाई शिप का आपका कोई और इनका धंधा नहीं है। ये आपके मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करना चाहते हैं, आपकी जो गतिविधियां हैं इंडियन ओशन में उसको मॉनिटर करना चाहते हैं। तो उन्होंने तो कोलंबो में उसको डॉक नहीं करने दिया, लेकिन ये मुइजू जो है उसने इनको आने का निमंत्रण दिया है। उसके साथ साथ ये आपने देखा कि किस तरीके से इसने जो हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट जो था भारत के साथ, अ, वो नहीं रिन्यू किया है। ये 2019 में ये एग्रीमेंट साइन हुई थी, उसको लैप्स करने दिया है। अभी जून 2024 में ये लैप्स हो जाएगा। ये बार बार ये बड़ा दो बात करता है मुइज़ू, ये हम मिलिट्री पर्सनल, इंडिया मिलिट्री पर्सनल निकाल लो, ये विथ लॉट ऑफ ब्रेविडो। ये क्या मिलिट्री पर्सनल है? ये 77 मिलिट्री पर्सनल है वहां, और किस लिए वहां पे? जो वहां पे हेलीकॉप्टर्स हैं और ड्रोनियर एयरक्राफ्ट हैं, सिर्फ उसके मेंटेनेंस के लिए ये। और वो मेंटेनेंस और ये एयरक्राफ्ट और एयर एसेट्स क्यों है वहां पे? फॉर ह्यूमैनिटेरियन, फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क, ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। और इसके पहले हमारा बहुत अच्छा वो था, मैरी टाइम, जो हमारा इंटरफेस था मालदीव्स के साथ, जो एक रीजनल पावर और एक माइक्रो पावर में होनी चाहिए, वैसा चल रहा था। मैरी टाइम सिक्योरिटी, मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस, सर्च एंड रेस्क्यू, ये सब चल रहा था।
और हमने मालदीव्स जो था, जो कोलंबो सिक्योरिटी जो अ, न, कोलंबो सिक्योरिटी जो इनिशिएटिव हमारा था, उसका एक उसका एक ये हिस्सा था इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। इट्स कॉल्ड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसमें इंडिया, मालदीव्स, इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स और श्रीलंका थे। और इसमें ऑब्जर्वर है बांग्लादेश और सीशेल्स। ये जो समूह जो है, ये सुरक्षा, दहशतगर्दी, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अभी हुआ क्या है कि ये इसको इसको नहीं अटेंड किया मालदीव्स ने, ये जो अभी जो फिलहाल जो हुआ था। लेकिन इसका वाइस प्रेसिडेंट जो है हुसैन लतीफ, ये वहां जरूर गया, ये चाइना के क्यूमिंग में। चाइना चाइना इंडियन ओशन फोरम, उसको अटेंड करने। तो आप बताइए कि अब कोई शक की गुंजाइश है इस आदमी का कि किस तरीके से ये भारत के प्रति दुश्मनागत वाला ये लोग रवैया अपना रहे हैं। डिफेंस प्रोजेक्ट हमने क्या, हमने उथरूथिला हार्बर बनाया, हमने वहां पुलिस एकेडमी बनाई है, हमने वहां कोस्टल रिडार सिस्टम लगाया है, हम उनको ईईजेड के सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग में मदद करते हैं, मेडिकल इवैक्यूएशन में उनको मदद करते हैं। ठीक है। और अभी राजनाथ सिंह गए थे वहां पे, उन्होंने एक फास्ट पेट्रोल वेसल लैंडिंग क्राफ्ट वहां पर दिया। हमने अभी तक 1400 मालदीवियन सिक्योरिटी पर्सनल को भारत में ट्रेन किया है। अ, एक बार इनके यहाँ बहुत 2014 में एक जबरदस्त ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हुई थी, तो वी आर द वंस हु रिस्पॉन्डेड। ठीक है। और लेकिन जब से ये पीपल्स पार्टी ऑफ मालदीव्स आई है, इन्होंने बस ये चाइना उसके बाद इन पर हावी हो चुका है। तो अब सवाल उठता है कि ये सारी मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव आपको दिया है, और अब सवाल उठता है कि हमको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो एक तो जो रिस्पॉन्स जो है वो है कि हम उनको इकोनॉमिकली इस तरीके से हर्ट करें कि उनके थोड़े दिमाग, उनके जिसको कहते हैं दिमाग को ठिकाने में लाना, वो आ जाए। और वी हैव बीन सक्सेसफुल विद श्रीलंका डिप्लोमेटिक, आई वुड यूज द वर्ड प्रेशर, बट अपने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव से मैंने जो चाइनीज एक्टिविटीज है उसको कहीं तक कर्टेल हमने किया है। uh, और इसका एक ही मुझे ऐसा लगता है कि एक सोल्यूशन इसका ये है कि हम मालदीव्स को इकोनॉमिकली ही नहीं, हम इस पूरे रीजन में जिस इकोसिस्टम की बात की, हम इनको वहां पे आइसोलेट कर देते हैं। हम इनको आइसोलेट कर देते हैं। इनको भी थोड़ा महसूस होना चाहिए कि भारत एक मैरीटाइम पावर, और इनको ये भी एहसास दिलाना चाहिए कि चाइना बहुत दूर है। और बाकी जो कवर्ट वेज है, सबको मालूम है कि दुनिया में कवर्ट तरीके बहुत होते हैं जो कि चाइना चाइना इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन खतरा या थ्रेट जो है वो गंभीर है, और इस गंभीरता को लोगों को इसको समझना चाहिए। और इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में कृपया इसको देखें। और खास करके मैं आपको बता दूं कि एक कंट्री का साइज डज नॉट मैटर। हर कंट्री के पास कुछ स्ट्रैटेजिक एसेट्स होता है और कुछ स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटीज होते हैं। एक सक्सेसफुल कंट्री वो होता है जो कि अ, अपने एसेट्स को मैक्सिमाइज करता है और अपने वल्नरेबिलिटीज को वो मिनिमाइज करता है। तो मैं इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमको अपने एसेट्स को पहचानना चाहिए और उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए।
और जो हमारे वल्नरेबिलिटीज हैं उसको मिनिमाइज करने की आवश्यकता है। और तब तक आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसको उसको पहचाने ना, और उसका विश्लेषण न करे, उसकी अहमियत को नहीं समझे। इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष आया हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने जो हमारा ज्ञान बढ़ाया, और सच में मालदीव्स के, सिर्फ मालदीव्स को अगर देखा जाए तो मालदीव्स में इस्लामाइजेशन का एंगल कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने दिखाया कि कैसे श्रीलंका, मालदीव्स और लक्षद्वीप इंडिया के जो कन्याकुमारी रीजन के नीचे कैप फॉर्म में बना रहा है, उसमें ड्रग्स और उसमें वेपन, ये दोनों के दोनों एंटर कर रहे हैं। और ऊपर से चाइना और पाकिस्तान, लक्षद्वीप और मालदीव्स में पाकिस्तान का इस्लाम कार्ड और चाइना का वेपनाइजेशन मालदीव्स और श्रीलंका के अंदर अपना डिप्लोमेसी खेलना, ये मेरे तो दिमाग का एकदम से घुमा के रख दिया। इस एंगल में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था जो आपने बताया। और यहाँ मोदी जी का एंटर करना, वहाँ फोटो खिंचवाना, और फोटो खिंचवा के टूरिज्म से लेकर दूसरी, तो भले ही हम तो यहाँ एक डिप्लोमेटिक वॉर और इस सब चीज़ों को देख रहे थे, तो डायमेंशन ही बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गई है कि मालदीव्स का असलियत में खेल क्या था, वो आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया था, जो हमने क्योंकि डिस्कस ही नहीं किया। सर, यहाँ एक्सपीरियंस मैटर करता है। हम जो तो बहुत छोटे, मतलब बाल बराबर भी नहीं है कहीं पर, कि जो नहीं नहीं, आपने बताया। वो बात नहीं है। देखिए, आपको कुछ बातें बता दूं कि 26/11 दुनिया का एक सबसे अ, आधुनिक आधुनिक युग का एक सबसे बड़ा मैरीटाइम जिहाद का एक उदाहरण है। तो वो बात वहां पे खत्म नहीं हुई। और जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स में, अ, और लश्कर ए तौबा के ट्रेनिंग कैंप में, खास करके ये जो भावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप है, वहां पे समुद्री जिहाद के लिए बहुत वहां बड़ा सा एक उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है, जहां पर समुद्री जहाज की ट्रेनिंग दी जाती है, अंडर वाटर एक्टिविटीज वगैरह के लिए। तो 26/11 के बाद ये जो ये ऑप्शन है मैरी टाइम जिहाद अगेंस्ट इंडिया, वो कभी रुका नहीं। तो उस नजरिए से आप देखिए कि आखिर पाकिस्तान की नजरें यहाँ पे कुछ आइलैंड्स पे हैं। और लश्कर ए तोयबा वहां अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना चाहता था। और जो मैं लक्षद्वीप को जो मैं कह रहा था कि एक इकोसिस्टम बन गया है ये ड्रग ट्रैफिकिंग और गन रनिंग के लिए, तो ये भी आपके दर्शकों को बता दूं कि ये होता क्या है कि अरेबियन सी से ये निकलती है लोड करके, ये हीरोइन एंड अदर स्टफ और वेपन्स। और जो मदर शिप जो है वो हाई सीज में जाके, पाकिस्तानी शिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो हाई सीज में जाके वो एंकर मतलब एंकर कर लेता है। और छोटे छोटे उसके बाद ये बोट्स जाते हैं, ये आपके मेल्डिवियंस और ये जितने ये ड्रग स्मगलर्स हैं, और वहां से ये कलेक्ट करके फिर ये यहाँ पे इंडिया को के सदर्न कोस्ट पे ये आते हैं। और आपने इसीलिए देखा होगा कि अ, इसमें श्रीलंका में जो चर्च में जो हमले हुए, और आपने देखा किस तरीके से ये यहाँ से कोयम्बटूर से ये लिंक्ड थे, और कोयम्बटूर किस तरह से इंटर्न कश्मीर से लिंक था, और कैसे केरला से लोग इस्लामिक स्टेट को, तो ये पूरा एक एक ये जिहादी इको सिस्टम है। और अभी पाकिस्तान का फोकस समुद्री जिहाद पर बहुत ज्यादा है। जहां तक इस्लामाइजेशन का सवाल हुआ, तो देखेंगे जब एक तरह के फिनोमिनन लक्षद्वीप में भी देखा जाए और मालदीव्स में देखा जाए, मैं इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात होती है, और मैंने जो कहा कि ये एक ही ओशनिक रिज के हिस्से है, तो ये बताइए कि खतरे की बात है कि नहीं। तो पहले तो इस रेडिकलाइजेशन को हमको रोकना होगा। ठीक है। और दूसरी बात, जहां तक इसका सवाल है, ये प्रेसिडेंट मुइज़ का, आप इसके फोटोग्राफ को या इसकी तस्वीर को गहराई से कभी विश्लेषण कीजिएगा,
यहाँ पर बिल्कुल काला। हम्म। तो ये ये आप पहले दिन समझिए नहीं कि समझ में आ गया था सर। पहले दिन देखते ठीक ही है ना। समझ में आ गया था भाई कौन है ये। हाँ हाँ। तो आप समझ जाइए। तो ये पूरा चाइना और पाकिस्तान का एक आपके नीचे एक थ्रेट तो डेवलप हो रहा है। इसीलिए लक्षद्वीप पर जो हमने फोकस रखा है, अभी जो फोकस लाया है देश का, वो बहुत अनिवार्य था। मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी हमारा यूपीएससी का एक टॉपिक है, उसके अंदर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को जरूर उठाएं। ये बुक पढ़ें। भारत के अंदरूनी शत्रु, ये भले ही अंदरूनी शत्रु है लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए। और जब जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ें इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कंसेप्ट यहाँ कवर हो जाएंगे और कहीं आपके कवर होने वाले नहीं हैं, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसी चीज का एक इंग्लिश वर्जन जो है वो है एंटी नेशनल्स ऑफ इंडिया। ये एंटी नेशनल हम कोई नो द एंटी नेशनल्स। नो द एंटी नेशनल्स। नो द एंटी नेशनल्स। यस, नो द एंटी नेशनल्स जो बुक है ये इसी तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी माइंडसेट को या किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। असलियत में ये वो सेक्शन है जो इंडिया ये को किताब अंदर जी से, हाँ। सर मैंने शेयर कर दिया, अंदर से हाँ हाँ। खोखला कर रहा है। और ये इंग्लिश ही, पॉसिबली वो इंग्लिश ही वर्जन है ज्यादातर केसेस में हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। और अपने जितने स्टूडेंट्स हैं सबको ये तो कहूंगा कि दोनों, मतलब जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें। और जो फोटो लगा रखी है वो तो डरा देने वाली है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से रक्त रंजित किया जा रहा है। तो सर इस जितना आपने हमें मुझे समझाया और मेरे स्टूडेंट्स को जो समझ में आएगा उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आप देना चाहें तो इसके बाद शो एंड करते हैं, सेशन एंड करते हैं सर। मैं इतना ही मैं कहूंगा कि देखिए, मैं तो अपनी ज्यादातर किताबें मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज महसूस किया है कि जो लोग सीखना चाहते हैं, जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में कोई ऐसे डिस्टिंक्शन करने की जरूरत नहीं है। कई बार जब हमारे बहुत डीपेस्ट थॉट्स होते हैं ना, हम कई बार वर्नाकुलर में सोचते हैं। और जब दिमाग थक जाए पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी, तो अपने वर्नाकुलर में उसको विश्लेषण के जो उसको समझने का अगर प्रयास करेंगे, तो आपको दिमाग पर प्रेशर कम पड़ेगा। तो मेरी यही राय है कि कभी एक तो किसी लैंग्वेज से ओवर ऑड नहीं होना है। कभी ओवर ऑड नहीं होना है उससे। आपको कोई, मैं तो ये मैंने बुक खुद ही ट्रांसलेट किया है इसको। हाँ, थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन कर लिया वो तो। मैं तो माँ के पेट से हिंदी जानता हूँ। अंग्रेजी तो बाद में हम स्कूलों में पढ़ाया गया मुझे। तो इस पे कोई डिस्टिंक्शन ऐसे डालने की जरूरत है नहीं। यू शुड बी लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। जहां से मिले वहीं से नॉलेज को सोख लो। ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, पुराने जमाने में जब बिल्कुल सर, स्याही बिल्कुल होती थी सर, तो बिल्कुल। वो लाल स्याही भी, लाल हरी ब्लू सब 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 ले लेता था, ठीक है। तो ये एक मेरा छोटा सा एडवाइस है। नेवर गेट ऑड बाई एनी, ओवर ऑड बाई लैंग्वेज। नेवर गेट। पहले तो फैक्ट्स मालूम होनी चाहिए। और जब फैक्ट्स हो गया तब फिर आप उससे भाषा से इम्बेलिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बॉटम लाइन ये कि भाई भाषा से डरना नहीं है। और दूसरी बात, थ्रेट्स बहुत जबरदस्त हैं और एक आर या पार की लड़ाई चल रही है। और हमारी, मुझे ऐसा लगता है सर के डिस्कशन से भी और गवर्नमेंट के एक्शन से भी, कि गवर्नमेंट बहुत तेजी के साथ उन थ्रेट्स को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। पुराने वाली सरकारों की तरह वो लथार्जिक फॉर्म में नहीं है कि यार करेंगे, सोचेंगे, कंफ्यूज्ड, और जैसे कहते हैं हेजिटेंसी, ये सब खत्म हो चुकी है। और ये एग्रेसिवली उन सब चीज़ों को निपटाने में लगे हुए हैं। और पॉसिबली अगर नहीं निपटाते तो हो सकता है अगले कुछ टाइम के अंदर भारत के टुकड़े होते हुए हमें नजर आते।
तो सर अभी हम इस सेशन को यहीं रखेंगे। अभी अपने सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जो सर ने बताया उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, नोट्स बनाए जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगले टॉपिक पे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।